हेलो गाइस, वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी। आज लेकर आए फिर से एक बार आपके लिए बायोलॉजी का पार्ट 5। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना देर करे पहले पढ़ते हैं मोटिवेशनल थॉट, उसके बाद करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। देखते हैं मिस्टर खान ने क्या लिखा। दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। बहुत सही। आपकी जो हिम्मत होती है ना, उसके आगे हर परेशानी जो होती है वो छोटी होती है। ये देखते हैं अमित ने क्या लिखा। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ता हमेशा पैरों के नीचे ही होता है। ये आई थिंक सुबह भी ले लिया था, चलो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, शुरू करते हैं गाइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अंतिम उत्पाद है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ग्लिसरॉल या फिर ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अंतिम उत्पाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट पाचन के लिए अंतिम उत्पाद कौन सा है आपका। मोनोसेकेराइड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैंने एक चीज़ सोची कि मैं आपको ज़्यादा कुछ डिटेल बताता हूँ तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो मैं जो हूँ आपको नॉर्मली ही डिटेल बताया करूँगा जिससे कि आप कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक है। शर्करा, वसा, लवण या फिर प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोटीन। शरीर की वृद्धि के लिए कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस रूप में प्रोटीन्स का निर्माण शरीर में संचरण होता है। एंजाइम, बसीय अम्ल, न्यूक्लिय अम्ल या फिर अमीनो अम्ल। प्रोटीन्स का जो शरीर में संचरण होता है मतलब आवागमन होता है, वो किस रूप में होता है। तो इजी क्वेश्चन है, तो बता सकते हो ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। शरीर में यूरिया का संश्लेषण सिंथेसिस होता है वृक्क में, यकृत में, मूत्राशय में या फिर रक्त में। यूरिया का संश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, यकृत में। शरीर का जो यूरिया का संश्लेषण होता है वो आपका यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 5। कीट का उत्सर्जी एक्सक्रीटरी पदार्थ है। यूरिया, एलोनोट, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। कीट का उत्सर्जी पदार्थ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, यूरिक एसिड। इससे रिलेटेड एक फैक्ट जान लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। यूरिक कैटोलिक, यूरिकोटेलिक बोला जाता है। जैसे कि आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, पक्षी हो गया और सरीसृप इत्यादि, ठीक है। और दूसरा क्या है, वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है उसे क्या बोला जाता है। यूरिकोटेलिक बोला जाता है, ठीक है। जो यूरिया मतलब उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालता है उसे क्या बोला जाता है। यूरिकोटिलिक कहलाया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, स्तनधारी, ठीक है, मैमल। और एक और होता है आपका वैसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में मुख्यतः अमोनिया निकालता है तो उसने क्या बोला जाता है। एमोनोटेलिक कहलाता है। जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, मछली हो गया आपका, ठीक है। आगे उत्सर्जी जो जीव होते हैं उनके बारे में मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। सभी कीट होते हैं। सभी कीट कैसे होते हैं। अमोनोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, यूरोकोटेलिक होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होते हैं। अभी मैंने इसके बारे में बता दिया था, अब आंसर बताओ इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, यूरिकोटेलिक होते हैं जो कि आपका यूरिक एसिड निकालते हैं। और जो मैमल्स होते हैं वो क्या निकालते हैं।
यूरिया निकालते हैं, जिसमें आपका मनुष्य भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, रबो के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया? जाइमेज, यूरियस, लाइपेज या फिर प्रोटोएज? लाइपेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूरिएस। ठीक है, रबो के रूप में सबसे पहले यूरिएस एंजाइम को तैयार किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्सर्जन एक्सक्रेशन की इकाई है, न्यून, एक्सोन, नेफ्रॉन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो उत्सर्जन की इकाई है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेफ्रॉन उत्सर्जन की इकाई है। अच्छा, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। किडनी की जो इकाई किसे बोला जाता है? आपको किडनी की जो इकाई बोला जाता है वो आपका नेफ्रॉन को बोला जाता है। तंत्रिका तंत्र को इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र की कौन सी इकाई है? तो आपका न्यूरॉन है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं? यूरेमिया, एनोरिया, यूरोक्रोमिया या उपयुक्त सभी? किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यूरेमिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखो पूरा थ्योरी बना हुआ क्वेश्चन है कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पक्षी होते हैं, क्या होते हैं? अभी मैंने ऊपर बता दिया था इसके बारे में, ये आपका सी ऑप्शन है। ठीक है, तो पक्षी कैसे होते हैं? अमोनोटेलिक होते हैं, यूरोटोलिक होते हैं, यूरोकोटिलिक होते हैं या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यूरोकोटिलिक होते हैं। वैसे जीव जो यूराइन के द्वारा यूरिक एसिड निकालते हैं यूरोकोटिलिक कहला जाता है, जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, पक्षी हो गया आदि। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है वसाओं के ब्लॉकेज से, वृक्क के बालू के कणों से, वृक्क में प्रोटीन्स के लोकाइलाइजेशन के से, या वृक्क के पॉल्विस ऑक्बेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से? ये आपका ऑक्जेलेट है। ठीक है, ऑक्जेलेट। देखो ये सारे साइंस के ही मतलब नाम हैं। ठीक है, तो मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वृक्क के पेल्विस। वृक्क के पेल्विस में ऑक्जेलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से पथरी बनती है किडनी में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऊंचाई पर मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन अधिक होती है, ऑक्सीजन कम होता है, वायु में सूक्ष्म जीव होते हैं, शरीर को गर्म रखने के लिए अधिक ऊर्जा होती है। अब देखो एक क्वेश्चन आपका क्या हो गया? ऊपर जाने पर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन बताओ, 1 से 2। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे लेता हूँ जिससे कि आपको 1 से 2 क्वेश्चन कवर हो जाएं। एक चीज़ तो आपको पता लग ही जाए और दूसरी भी पता लग जाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी होने के कारण ऐसा होता है, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता है किंतु श्वेसन होता है? केचुआ, मेढक, हाइड्रा या फिर फिश, जिसे मौन भी बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हाइड्रा। इसमें रुधिर नहीं होता है किंतु श्वेसन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 हैं।
श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र या फिर सुचालित तंत्रिका तंत्र। श्वसन क्रिया का नियंत्रण तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सुचालित ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये अपने ही आप होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुला से, सेरेब्रम से, सेरेब्रम से, स्पाइनल कॉर्ड से या फिर वैगस तंत्रिका से। ये आपका सेरेब्रम है। ठीक है, सेरेब्रम। तो सांस लेने में जो ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है? तो ऑप्शन ए, मेडुला से। ठीक है, पीछे जो आपका होता है गर्दन के पास, वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 15, 20 से 25, 14 से 18 या 25 से 30 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 14 से 18 बार। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। श्वसन क्रिया में किसके द्वारा नियंत्रित होती है? सेरेब्रम, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम या फिर मेडुला ऑब्लांगेटा। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है आपका, सेरिबेलम जो होता है वो क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखने या ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करता है सेरिबेलम। ठीक है, सेरिबेलम क्या होता है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है बाह्य से द्वारा, फेफड़े एवं बक्को फेरेंजियल नाइलिंग द्वारा, बाह्य एवं फेफड़ों द्वारा, नम त्वचा द्वारा। तो हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नम त्वचा द्वारा। अच्छा देखो, मेढक जब पानी में रहता है तब किससे? बकल क्या जो कॉटी होती है, मतलब कि बाह्य से जो होती है बकल कॉटी, इससे श्वसन करता है। मेढक जब ज़मीन पर रहता है तब ये फेफड़ लंग्स द्वारा श्वसन करता है। ठीक है, इसका सांस लेने का तरीका अलग अलग है। हाइबरनेशन के समय मेढक श्वसन करता है किससे? नम त्वचा द्वारा। और पानी में जब होगा तो किससे लेगा? बाह्य से द्वारा, समझ रहे? और जब ज़मीन पर होता है तो किससे सांस लेगा? ये आपका फेफड़े द्वारा। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। अब आपको ये क्वेश्चन मतलब कितना इंटरेस्टिंग लगा होगा, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा होगा उन लोग कितना इंटरेस्टिंग कि मेढक जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सांस लेता है। क्या इंसान में ऐसा पॉसिबल होता है? नहीं, लेकिन मेढक में ऐसा है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 को कितनी मात्रा होती है? 4%, 16%, 10% या फिर 20%। निश्वासित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 16%। इंस्पायरेशन जो आपका सांस लेने की वो होती है, इंस्पायरेशन में मनुष्य जो होता है वो 21% ऑक्सीजन लेता है, लेकिन जब बाहर निकालता है तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी हो जाती है? 17% हो जाती है, मतलब कि 16 या 17% हो जाती है। अच्छा, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि जैसे हम सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसें अंदर जाती हैं, लेकिन नाइट्रोजन गैस जो होती है वो जैसे अंदर जाती है जितनी मात्रा में और उतनी मात्रा में बाहर आती है। आई थिंक 4% होती है आपकी नाइट्रोजन भी।
एक बार करेक्ट देख लेना। फिलहाल जहाँ तक मुझे याद है 4% तक। ठीक है, नाइट्रोजन इतना याद रखो, नाइट्रोजन जितनी मात्रा में अंदर जाती है उतनी मात्रा में बाहर निकलती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बन अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है? कार्बनिक अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है, किसकी उपस्थिति के कारण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, Na+। सोडियम की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बनिक अम्ल की सांद्रता कंसंट्रेशन नहीं बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नेत्र में लेंस पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण होता है कॉर्निया द्वारा, आइरिस द्वारा, सैलियरी काय द्वारा, परिवारिका द्वारा। तो नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली किरणों का नियंत्रण, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, आइरिस द्वारा। ये कॉर्निया के पीछे स्थित होती है, और जो आपका आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर प्रवेश करता है नेत्र दान में, इसे ही दान किया जाता है कॉर्निया को। सतह आपका कॉर्निया पर ही पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है? अग्र मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, फिर मस्तिष्क या फिर हाइपोथैलेमस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से क्या होता है आपका? भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। ठीक है, याद रखना, ये एक केंद्र होता है। ये जो हाइपोथैलेमस हाइड्राइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि, उसी की ऊपर एक ये आपका हाइपोथैलेमस केंद्र होता है जो आपका चलाता है थायराइड ग्रंथि को। ठीक है, याद रखना। तो ये आप किसके बहुत सारी चीज़ों, भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, सब इसी पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सबसे लंबी कोशा है, क्या है सबसे लंबी कोशा? तंत्रिका कोशा, पेशी कोशा, अस्थि कोशा या डेंड्राइट्स? ये कोशा मतलब कोशिका। पहले जब मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा पता नहीं कोशा क्या चीज़ है, लेकिन ये कोशिका है। ये कोशा भी बोला जाता है, कोशिका जो सेल होती है उसे कोशा भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तंत्रिका कोशा, तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक मनुष्य स्मृति मेमोरी खो बैठा, इस मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित हुआ? फिर मस्तिष्क, मेड्यूला, अनुमस्तिष्क या फिर डायनेसिफ्लॉन? देखो इंग्लिश में भी सारे वर्ड लिखे हुए हैं। फिर मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेरिबिरम, मेडुला को मेडुला रहते हैं, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसे अनुमस्तिष्क या फिर सेरिबेलम बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, फिर मस्तिष्क, सेरिब्रम। ठीक है, याद रखना। सेरिब्रम प्रभावित होने के कारण व्यक्ति मेमोरी खो बैठा है। देखो हम जितना भी याद वाद करने वाला जितना भी हिस्सा होता है वो आपका आगे वाले हिस्से सेरिब्रम का काम होता है। बाकी जो आपका नियंत्रण, भूख प्यास सब जो नियंत्रण करता है वो आपका सेरिबेलम करता है, जो पीछे वाले हिस्से में होता है। क्वेश्चन नंबर 25। न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में, रेटिना में, जीभ में या फिर हृदय में? न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता? अमीबा, केचुआ, कॉकरोच या फिर हाइड्रा? तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन परंतु मस्तिष्क नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, हाइड्रा में। तंत्रिका तंत्र तो होता है, नर्वस सिस्टम तो है, बट इसमें दिमाग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर देखते 27। अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है?
सेरिबेलम, सेरिबेलम, वो सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोगेंटा या फिर ऑप्टिक लोब्स। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फिर मस्तिष्क, सेरिब्रम। सभी अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, इसी वजह से तो हम चीज़ें याद करते हैं, वरना फिर जानवरों जैसे ही नहीं होते, सिर्फ खाने पे ध्यान होता। क्योंकि देखो जानवर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जानवर इस तरीके से होता है, ये आपका मुंह होता है, ठीक है, ये जानवर हो गया आपका। तो ये जानवर का स्ट्रक्चर इस वजह से, इसका पेट इसका जो दिमाग है वो इसके शरीर के बराबर में है, और हमारा पेट बहुत नीचे, हमारा दिमाग काफ़ी ऊपर है, तो इसी वजह से हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये मतलब मान सकते हैं कि हमारे दिमाग से हमें काम ज़्यादा है, हमारा भूख से कहीं ऊपर हमारा दिमाग है। और जानवरों का क्या होता है, भूख और दिमाग एक ही चीज़ है, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती है। अच्छा पता हुआ आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को जानवर जो होता है वो एक ही चीज़ दिमाग में चलती है कि मतलब इन्हें खाने के बारे में, कितना भी पेट भरा हो ये हमेशा खाने के लिए उत्सुक रहते हैं, ये इनका मतलब नेचुरल होता है। और उसके अलावा एक चीज़ अच्छा इनमें, एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप इन्हें मारोगे जानवरों को तो ये भागते हैं, बस इस चीज़ को ये समझ लेते हैं, बाकी इसके अलावा इन्हें कुछ समझ में नहीं आता ज़्यादा। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप जो होते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पाए जाते हैं यकृत में, अग्न्याशय में, प्लीहा में या फिर पिट्यूटरी में। तो लैंगरहैंस के उपद्वीप, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अग्न्याशय में, पैनक्रियाज में। जो इंसुलिन स्रावित है इसकी कमी से डायबिटीज होता है, इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन, सुई या गोली लेना पड़ता है, ठीक है। आया समझ में, मैंने अभी ऊपर क्या बोला था, लैंगरहैंस के उपद्वीप से क्या होता है आपका, इंसुलिन जो होता है वो स्रावित होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, डायबिटीज़ रोग होता है। इस बीमारी को दूर करने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन बहुत महंगा आता है, लगभग 10 से 15,000 रुपये का। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है थायराइड, जननांगड़े या फिर एड्रिनल या फिर पिट्यूटरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। वृद्धि हार्मोन स्रावित किससे होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्न्याशय, पीयूष, यकृत या फिर थायराइड। बहुत इजी क्वेश्चन, तो ऑप्शन सी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, यकृत। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखो जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही अच्छे हैं। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल करेंगे तो फिर आप अटक जाओगे। मैंने अभी एक चीज़ सोची, आपको साइंस में क्या है ज़्यादा डिटेल नहीं बताई, ज़्यादा डिटेल से आप क्या हो जाते हो, कन्फ्यूज़ हो जाते हो। जब कन्फ्यूज़ हो जाते हो तो फिर जो पढ़ा हुआ भी होता है तो वो भी दिक्कत करता है। अच्छा आपको कन्फ्यूज़न जो होता है ना, बीच बीच में क्वेश्चन कहीं का कुछ होता है, कभी दिमाग में नहीं आता, ये कन्फ्यूज़न भी आपका जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो खुद ब खुद दूर हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय बाय एवरीवन। और जिसने मॉर्निंग वाली क्लास नहीं देखी वो मॉर्निंग वाली क्लास भी देख लें।